नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है यात्रा युग के खास एपिसोड के साथ। भाजपा यानी बीजेपी यह अब भी के समय में भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करते हैं। चीन के सबसे बड़ी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने 9 करोड़ से ज्यादा पार्टी सदस्य होने का दावा किया है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इस आंकड़े के अनुसार भाजपा विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसकी स्थापना हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सहयोग से की गई थी और इसे व्यापक रूप से आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में माना जाता था। जनसंघ के उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा मुस्लिम लोगों और पाकिस्तान देश के तुष्टीकरण के अलावा भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भी शामिल था। नई पार्टी को जमीन पर उतारने के लिए आरएसएस ने अपने कई प्रमुख प्रचारकों या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जनसंघ को दिया था। इनमें प्रमुख थे दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। 1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ ने केवल 3 लोकसभा सीटें जीती। 1967 तक संसद में इसकी मामूली उपस्थिति बनी रही। जनसंघ का पहला बड़ा अभियान 1953 की शुरुआत में शुरू हुआ, जो जम्मू और कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की मांग पर केंद्रित था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रवेश करने से रोकने वाले राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मई 1953 में गिरफ्तार किया गया था। अगले महीने जेल में रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी के उत्तराधिकारी के लिए मौलीचंद्र शर्मा को चुना गया। हालांकि पार्टी के भीतर आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया और नेतृत्व उपाध्याय के पास चला गया। उपाध्याय 1967 तक महासचिव बने रहे और उन्होंने आरएसएस की छवि में एक प्रतिबद्ध जमीनी स्तर का संगठन बनाने के लिए काम किया। पार्टी ने अपने प्रचारकों का नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के साथ जुड़ाव कम कर दिया। उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन को भी व्यक्त किया, जिसने पार्टी का आधिकारिक सिद्धांत बनाया। इस अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेता भी नेतृत्व में शामिल हो गए। 1968 में उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने। इस अवधि के दौरान पार्टी के एजेंडे में प्रमुख विषय समान नागरिक संहिता का कानून बनाना था, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा समाप्त करना। 1967 में देश भर में विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्टों सहित कई अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। इसने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों में सरकारें बनाईं। यह पहली बार था जब जनसंघ ने गठबंधन के भीतर रहते हुए भी राजनीतिक कार्यालय संभाला। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति लागू कर दी। जनसंघ ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, जिसके हजारों सदस्यों को देश भर के अन्य आंदोलनकारियों के साथ जेल में डाल दिया गया। 1977 में आपातकाल हटा लिया गया और आम चुनाव हुए। जनसंघ ने जनता पार्टी बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ओ और भारतीय लोक दल सहित सभी राजनीतिक दलों के साथ विलय कर लिया, जिसका मुख्य एजेंडा इंदिरा गांधी को हराना था। जनता पार्टी ने 1977 में बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाई और गांधीवादी और हिंदू परंपरावादी सिद्धांतों पर आधारित जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति के साथ एकीकृत होने का प्रयास किया। राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफर लॉट ने लिखा कि यह असंभव आत्मसात साबित हुआ। जनसंघ के राज्य और स्थानीय स्तर अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहे। आरएसएस के साथ एक मजबूत जुड़ाव बरकरार रहा, जो पार्टी के उदारवादी केंद्र दक्षिणपंथी घटकों के साथ अच्छा नहीं था। जनता पार्टी की सरकार बनने के वर्षों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा तेजी से बढ़ी।
जनसंघ के पूर्व सदस्यों को 1978 से 79 में अलीगढ़ और जमशेदपुर में हुए दंगों में फंसाया गया। जनता पार्टी के अन्य प्रमुख घटकों ने मांग की कि जनसंघ के पूर्व सदस्यों को खुद को आरएसएस से अलग कर लेना चाहिए, जिसे उन्होंने करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जनता पार्टी का एक टुकड़ा टूटकर जनता पार्टी सेक्युलर बना। मोरारजी देसाई सरकार संसद में अल्पमत में आ गई, जिसके कारण देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। गठबंधन शासन की एक संक्षिप्त अवधि के बाद 1980 में आम चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और केवल 31 सीटें जीती। अप्रैल 1980 में चुनावों के तुरंत बाद जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने अपने सदस्यों पर पार्टी और आरएसएस के दोहरे सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाब में जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा की लहर थी। भाजपा ने शुरू में व्यापक अपील हासिल करने के लिए अपने पूर्ववर्ती जनसंघ के हिंदू राष्ट्रवादी रुख को नरम किया। जनता पार्टी और गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया। यह असफल रहा, क्योंकि 1984 के चुनावों में इसने केवल 2 लोकसभा सीटें जीती। कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के लिए समर्थन की लहर पैदा हुई, जिसने रिकॉर्ड 403 सीटें जीती, जिससे भाजपा को कम सीटें मिली। वाजपेयी की उदारवादी रणनीति की विफलता के कारण पार्टी की विचारधारा में अधिक कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की नीति की ओर बदलाव आया। 1984 में आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके अधीन यह राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज बन गई। 1980 के दशक की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर हिंदू देवता राम को समर्पित एक मंदिर के निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1527 में कराया था। इस बात पर विवाद है कि क्या वहां कभी मंदिर था। यह आंदोलन इस विश्वास के आधार पर था कि यह स्थान राम का जन्म स्थान है और मस्जिद के निर्माण के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। भाजपा ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया और इसे अपने चुनावी मंच का हिस्सा बनाया। 1989 में इसने 86 लोकसभा सीटें जीती, जिससे वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को इसका समर्थन महत्वपूर्ण हो गया। सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। गुहा के अनुसार यात्रा द्वारा नियोजित छवि धार्मिक, भ्रामक, उग्रवादी, मर्दाना और मुस्लिम विरोधी थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को निवारक हिरासत में रखा गया था। फिर भी बड़ी संख्या में कार सेवक, धार्मिक स्वयंसेवक अयोध्या में एकत्र हुए और कुछ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। अर्धसैनिक बलों के साथ 3 दिनों की लड़ाई कई कार सेवकों की मौत के साथ समाप्त हुई। विहिप द्वारा हिंदुओं से इन मौतों का बदला लेने का आग्रह किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे नए आम चुनाव हुए। भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 120 कर ली और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और उसके सहयोगियों ने मस्जिद स्थल पर 1 लाख से अधिक वीएचपी और भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया। रैली एक उन्मादी हमले में बदल गई, जो मस्जिद के विध्वंस के साथ समाप्त हुई। अगले हफ्तों में पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा की लहरें भड़क उठी, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। सरकार ने विहिप पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया और विध्वंस के लिए उकसाने वाले भड़काऊ भाषण देने के लिए आडवाणी सहित कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कई इतिहासकारों ने कहा है कि विध्वंस संघ परिवार की साजिश का परिणाम था। 1996 में क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने सरकार बनाई, लेकिन यह समूह अल्पकालिक था और 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए।
भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) नामक गठबंधन का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा, जिसमें उसका मौजूदा गठबंधन शामिल था। समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना के अलावा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) और बीजू जनता दल जैसे सहयोगी दल। इन क्षेत्रीय दलों में केवल शिवसेना ही ऐसी थी जिसकी विचारधारा भाजपा के समान थी। उदाहरण के लिए, अमर्त्य सेन ने गठबंधन को तदर्थ समूह कहा। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के बाहरी समर्थन से एनडीए के पास बहुमत था और वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में लौटे। हालांकि मई 1999 में गठबंधन टूट गया, जब अन्ना द्रमुक नेता जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर से नए चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को एआईएडीएमके के बिना एनडीए ने संसद में 303 सीटें जीती और इस तरह पूर्ण बहुमत हासिल किया। भाजपा की अब तक की सबसे अधिक संख्या 183 थी। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आडवाणी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। ये एनडीए सरकार पूरे 5 साल तक चली। इसके नीतिगत एजेंडे में रक्षा और आतंक पर अधिक आक्रामक रुख और नव उदारवादी आर्थिक नीतियां शामिल थीं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा शहर के बाहर हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन को हिंदू विरोधियों ने जला दिया गया, जिसमें 59 लोग जिंदा जलकर मारे गए। घटना को हिंदुओं पर हमले के रूप में देखा गया और पूरे गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क उठी, जो कई हफ्तों तक चली। अनुमानतः मरने वालों की संख्या 2000 तक थी, जबकि 1,50,000 लोग विस्थापित हुए थे। बलात्कार, अंगभंग और यातना भी व्यापक थी। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों पर हिंसा शुरू करने और उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2009 में गुजरात दंगों के मामलों की जांच और तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त किया गया था। 2012 में एसआईटी ने मोदी को हिंसा में शामिल होने से बरी कर दिया था। 2014 के भारतीय आम चुनाव में भाजपा ने 282 सीटें जीती, जिससे 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए को 336 सीटों की बढ़त मिली। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 2019 आयोजित कराए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपने पूर्ण बहुमत बनाए रखा और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती। तब से अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं।